नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान का शुभारंभ किया। मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैटिंग से जुड़े 22 मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने चेतावनी दी कि डीप फेक गलत सूचना फैलाने का एक खतरनाक रूप है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को बेचने के प्रयासों ने डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली खबर है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान का शुभारंभ किया। इसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। चरण 1 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। इस अभियान का उद्देश्य कई तरीकों से वाटर गवर्नेंस में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। महिलाओं को उनके अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों का दौरा करवाया जाएगा। इस दौरे के माध्यम से महिलाओं को जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। जल की गुणवत्ता के परीक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जल संबंधी अवसंरचना के प्रति महिलाओं में स्वामित्व और अपनेपन की भावना विकसित की जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की बात करें, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करना है। इसके लिए शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित वैतनिक रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जाएगा। वाटर गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो महिलाएं घरेलू उद्देश्यों के लिए जल एकत्रित करने और जल संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। महिलाएं हैजा जैसी जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता और बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करती हैं। महिलाएं जल संसाधन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और स्वीकार्य भंडारण विधियों के संबंध में अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2015 में 500 शहरों और कस्बों में अमृत मिशन लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना और वर्षा जल निकासी प्रणाली, हरित स्थलों और पार्कों आदि का विकास करना है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अमृत 2.0 योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सभी घरों में सुचारू नल कनेक्शन की सहायता से जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। अगला टॉपिक है मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी को जिनेवा में 2013 में अपनाया गया था। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये संधि 2017 में लागू हुई थी। भारत ने 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी। पारा तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लिवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। कोप 5 में कई मुख्य निर्णय अपनाए गए, जैसे कि पहली बार कोप ने पारे की आपूर्ति के स्रोतों और व्यापार को कम करने पर बल दिया। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताओं को मजबूत करके और पारे की यौगिकों की वैश्विक आपूर्ति, व्यापार, उत्पादन और उपयोग पर गहन अध्ययन करके किया जाएगा। कन्वेंशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा और इन्हें देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। पारे या फिर पारे के यौगिकों से दूषित अपशिष्टों के लिए पारे की सांद्रता की सीमा प्रति किलोग्राम अपशिष्ट में 15 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। इसके अलावा कन्वेंशन के एनेक्स ए में संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन कुछ प्रकार की बैटरी, स्विच, रिले, फ्लोरेसेंट लैंप और सौंदर्य प्रसाधनों में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तिथियों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाएगा। 2025 तक पॉलीयूरेथेन के उत्पादन में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कन्वेंशन के एनेक्स बी में संशोधन किया जाएगा। इस कन्वेंशन के एनेक्सेस की बात करें तो एनेक्स ए में पारा युक्त उत्पाद शामिल हैं, जैसे बैटरियां, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL, कीटनाशक और बायोसाइड्स आदि। एनेक्स बी में ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें पारा या पारे के यौगिकों का उपयोग किया जाता है।
जैसे पारे का उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करके पॉलीयूरेथेन का उत्पादन। वहीं NXC में आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। NXD के वातावरण में पारा और पारे के यौगिकों के उत्सर्जन के स्रोतों की सूची शामिल है और NXE में मध्यस्थता तथा सुलह प्रक्रियाएं शामिल हैं। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बेटिंग से जुड़े 22 मोबाइल एप्लीकेशंस एवं वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया। ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने अवैध बैटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच की थी। इस जांच के बाद ही मंत्रालय ने इन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया है। ED राजस्व विभाग के तहत एक वित्तीय जांच एजेंसी है। ये धन शोधन निवारण अधिनियम को लागू करती है। IT अधिनियम की धारा 69A केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंधों या कानून व्यवस्था को खतरे में डालने वाली वेबसाइट्स या एप्स को ब्लॉक करने की अनुमति देती है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का मतलब है ऑनलाइन दांव लगाना या बैटिंग करना। इसमें धन के लिए संयोग से जुड़ा कोई भी ऑनलाइन गेम खेलना शामिल है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी समस्याएं ये हैं कि सुरक्षा उपायों की कमी की वजह से यूजर्स के धन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती। साथ ही किसी कठोर KYC तंत्र की अनुपस्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताएं भी प्रकट होती हैं। हालांकि बैटिंग और गैम्बलिंग 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं। इसके बावजूद बैटिंग और गैम्बलिंग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के संबंध में सरकार स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाती। इस कारण भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग ग्रे एरिया के अंतर्गत आती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने का ज्यादा जोखिम रहता है और इसके कारण विशेष रूप से वयस्क यूजर्स को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत का बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि 2023 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 में संशोधन किए थे। इन संशोधनों के जरिए कई प्रावधान किए गए, जैसे कि बैटिंग या दाव लगाने में शामिल किसी भी रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग ऐप या वेबसाइट को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्व विनियामक निकाय के पास स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि संबंधित ऑनलाइन गेम के किसी भी परिणाम पर दाव लगाना तो शामिल नहीं है। ऑनलाइन गेम में शामिल मध्यवर्तियों को यूजर का KYC विवरण प्राप्त करना होगा और साथ ही उन्हें किसी तीसरे पक्ष से होने वाले वित्त पोषण को भी रोकना होगा। बैटिंग और गैम्बलिंग के प्रत्यक्ष या सैरोगेट विज्ञापन निषिद्ध किए गए हैं। सैरोगेट विज्ञापन ऐसे उत्पादों के विज्ञापन की रणनीति होती है जिनका प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों के विज्ञापन को कानून द्वारा प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया होता है। सिक्किम ऑनलाइन गैम्बलिंग की अनुमति देता है। तेलंगाना ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की गैम्बलिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि डीप फेक गलत सूचना फैलाने का एक खतरनाक रूप है। डीप फेक शब्दावली डीप लर्निंग और फेक शब्द से मिलकर के बनी है। डीप फेक के तहत एल्गोरिदम का उपयोग करके नकली वीडियो या अन्य डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की मूल वीडियो या छवि में उस व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे से सटीकता से रिप्लेस कर दिया जाता है और इस तरह से नकली बनी वीडियो या छवि बिल्कुल मूल वीडियो या छवि जैसी ही दिखाई देती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा वास्तविक लगने वाला डिजिटल फर्जीवाड़ा है, इसलिए इसे डीप फेक नाम दिया गया है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग सबसेट है। ये बड़े डेटा सेट से सीखने के लिए मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। सरल शब्दों में डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक विधि है। ये कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की तरह डेटा प्रोसेस करना सिखाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि डीप फेक काम कैसे करता है। डीप फेक बनाने के लिए वेरिएबल ऑटो एनकोडर नामक डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो आमतौर पर चेहरे की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटो एनकोडर चेहरे से जुड़ी हुई विशेषताओं का पता लगाता है और विजुअल नॉइज तथा चेहरे से मैच नहीं करने वाले तत्वों को हटा देता है। ये ऑटो एनकोडर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध किसी इमेज या व्यक्ति के वीडियो से आवश्यक इनपुट जैसे कि चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करते हुए अनेक फेस स्वैप मॉडल बनाता है। डीप फेक डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का भी उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर शामिल होते हैं। जनरेटर एक नए इमेज को बनाने के लिए प्रारंभिक डेटा सेट संग्रह करता है और डिस्क्रिमिनेटर कंटेंट को मूल जैसा दिखाने के लिए डेटा सेट में आगे और सुधार करता है। डीप फेक से जुड़ी हुई कई और चुनौतियां भी हैं, जैसे निजता भंग होने का खतरा रहता है। किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की चोरी की जा सकती है और फिर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। साइबर बुलिंग और कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा बना रहता है।
मूल व्यक्ति का पता लगाना कठिन हो जाता है। डीप फेक से निपटने के लिए भारत में और भी कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि भारत में डीप फेक तकनीक से निपटने के लिए वर्तमान में कोई विशेष कानून या कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। हालांकि कुछ कानून डीप फेक की चुनौती से निपटने में सहायता करते हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी जीवन से संबंधित इमेज को उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। डीप फेक की चुनौतियों से निपटने के लिए कई वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि ब्लेचली घोषणा पत्र। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम सहित 28 देशों ने एआई के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए प्रयासों का समर्थन किया है। चीन ने उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना डीप फेक तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और गूगल ने वाटर मार्किंग जैसे टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए कंटेंट की पहचान करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की। एफएओ ने पहली बार एक ही थीम पर सोफा रिपोर्ट के 2 संस्करण जारी करने की घोषणा की। सोफा यानी स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका 2024 का संस्करण भी इसी थीम पर आधारित होगा। 2023 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के ट्रू कास्ट अकाउंटिंग संबंधी आकलन प्रस्तुत किए गए हैं। इन आकलनों का उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों के अदृश्य प्रभावों को उजागर करना है। वहीं 2024 की रिपोर्ट में इन प्रभावों को कम करने के तरीकों की पहचान करने के लिए हर मुद्दे पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी निष्कर्ष दिए गए हैं कि वर्तमान कृषि खाद्य प्रणालियां हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज को अदृश्य क्षति पहुंचाती हैं। वैश्विक स्तर पर ये क्षति प्रतिवर्ष लगभग $10 ट्रिलियन है। इस रिपोर्ट में इसे अदृश्य लागत या क्षति यानी हिडन कॉस्ट कहा गया है। वर्तमान आहार पैटर्न के चलते सबसे ज्यादा अदृश्य क्षति पहुंच रही है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं और श्रम की उत्पादकता भी कम हो जाती है। ऐसा उच्च और मध्यम आय वाले देशों में सबसे ज्यादा देखा गया है। वर्तमान कृषि खाद्य प्रणालियों के चलते होने वाली कुल अदृश्य क्षति में पर्यावरणीय क्षति का हिस्सा 20% से भी ज्यादा है। ये कृषि मूल्य वर्धन के लगभग 1/3 के बराबर है। निम्न आय वाले देश आनुपातिक रूप से कृषि खाद्य प्रणालियों से होने वाली अदृश्य क्षति से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये क्षति उनकी जीडीपी के 27% के आसपास है। इन देशों में अदृश्य क्षति कहीं न कहीं गरीबी और अल्प पोषण से जुड़ी हुई है। TCA यानी ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग अनुमान की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये जटिल कृषि प्रणालियों के वास्तविक प्रभाव का मापन करता है। ये जिम्मेदारी से भरे निर्णय लेने और संधारणीयता में सुधार कर सकता है। इसके जरिए कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन और लचीलेपन में सुधार किया जा सकता है। कृषि खाद्य प्रणालियों की वर्तमान कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं संस्थागत नीतियां और वितरण संबंधी खामियां, भ्रष्टाचार, मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराना आदि। वास्तविक लागत की गणना करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, परिवर्तन का विरोध, डेटा की कमी और इसकी गुणवत्ता और कम रिपोर्टिंग। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को दूर करने के लिए प्रयासरत है और इसका मुख्यालय रोम में है। भारत भी इसका एक सदस्य है। ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत कृषि खाद्य प्रणालियों से होने वाले वास्तविक क्षति और लाभ की गणना की जाती है। इसमें कृषि खाद्य प्रणालियों से उत्पन्न पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षति या लागत या लाभों का मापन या मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए एक समग्र प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसकी मदद से नीति निर्माता, व्यवसायी, किसान, निवेशक और उपभोक्ता बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। अदृश्य क्षति या लागत व्यक्ति या समाज को होने वाली वो क्षति या लागत है जिसकी गणना किसी उत्पाद या सेवा के बाजार मूल्य में नहीं की जाती है। अगला टॉपिक है नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को बेचने के प्रयासों ने डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। डेटा को मुख्य तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है व्यक्तिगत डेटा और दूसरा है गैर व्यक्तिगत डेटा। व्यक्तिगत डेटा में पहचान से जुड़ी हुई व्यक्तिगत विशेषताओं, लक्षणों या गुणों से संबंधित डेटा शामिल किए जाते हैं। वहीं गैर व्यक्तिगत डेटा में ऐसे डेटा को संकलित किया जाता है जिनसे व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति विशेष की लोकेशन उसका व्यक्तिगत डेटा होगा। वहीं यदि कई वाहन चालकों की लोकेशन से प्राप्त जानकारी का यातायात की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये गैर व्यक्तिगत डेटा होगा। व्यक्तिगत डेटा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि व्यक्तिगत डेटा की चोरी होती है तो इसका ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, कर संबंधी धोखाधड़ी और साइबर से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिए
उपयोग किया जा सकता है। कंपनियां और कई संगठन लोगों की पसंद संबंधी गहन जानकारी प्राप्त करके उनके उपभोग व्यवहार का पता लगा सकते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत डेटा सुरक्षा के लिए 7 मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सहमति से, वैध तरीके से और पारदर्शी रूप में किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य तक सीमित होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए जिनके लिए उसे संग्रह किया गया है। इसके अलावा डेटा मिनिमाइजेशन, यानी कि केवल उतनी ही मात्रा में व्यक्तिगत डेटा संग्रह करना चाहिए जितना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। साथ ही डेटा की परिशुद्धता होनी चाहिए, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि डेटा सही और अपडेटेड हो। निश्चित अवधि तक डेटा संग्रह करना चाहिए। डेटा को केवल उतनी ही अवधि तक संग्रहित रखा जाना चाहिए जो किसी निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी हो। डेटा सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। साथ ही जवाबदेही तय करनी चाहिए, जैसे कि डेटा चोरी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन डेटा से संबंधित कई चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा का दायरा अलग अलग न्यायिक क्षेत्रों में आंशिक या पूर्ण रूप से अलग अलग है। डेटा सुरक्षा से संबंधित कानून सभी देशों में एक जैसे नहीं हैं और व्यवसाय के संचालन में तकनीकी प्रगति और विविध नवाचारों की वजह से व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भारतीय विधिक प्रणाली में वकील या अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उसमें ही वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत 2 प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए AOR प्रणाली का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट की नियमावली 2013 में AOR के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी केस या दस्तावेज दाखिल करने के लिए पात्र होते हैं। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी AOR के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने का हकदार नहीं होता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में AOR संबंधी प्रावधान नहीं है। ऑपरेशन ऑल क्लियर। भूटान नरेश ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान ऑपरेशन ऑल क्लियर का स्मरण किया। ये ऑपरेशन रॉयल भूटान आर्मी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूटान में आश्रय लिए असम के विद्रोही संगठनों की गतिविधियों को समाप्त करना था। उदाहरण के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। कामतापुर लिबरेशन संगठन उत्तरी बंगाल में सक्रिय था। इस ऑपरेशन में रॉयल भूटान आर्मी को भारतीय थल सेना की ओर से लॉजिस्टिक्स और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। अगला टॉपिक है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 से बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये बोरेई श्रेणी की नई पनडुब्बी है। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर है और इसकी मारक क्षमता लगभग 8000 किलोमीटर है। बोरेई के श्रेणी की पनडुब्बियां हाइड्रोडायनेमिक ढांचे से लैस होती हैं। इसके चलते ये कम से कम शोर करते हुए समुद्र में आगे बढ़ती जाती है, इसलिए इस पनडुब्बी का एकॉस्टिक सिग्नेचर काफी कम होता है। किसी जलयान या पनडुब्बी द्वारा पैदा होने वाले शोर को उसका एकॉस्टिक सिग्नेचर कहते हैं। ICBMs की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम होती हैं। उत्तर कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत और इजराइल के पास लैंड बेस्ड ICBM है। अग्नि 5 भारत की ICBM श्रेणी की एक मिसाइल है। इसका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के अत्यधिक दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध से जुड़ी हुई समस्या के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और इस दौरान पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया था। कृषि 24x7। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गूगल और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। ये कृषि से जुड़े न्यूज आर्टिकल्स पर स्वतः नजर रखने और उनका विश्लेषण करने वाला AI आधारित पहली तकनीक है। ये अलग अलग भाषाओं में छपे न्यूज आर्टिकल्स को स्कैन करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। ये न्यूज आर्टिकल्स में प्रकाशित आवश्यक जानकारी जुटाता है ताकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऑनलाइन प्रकाशित होने वाली प्रासंगिक घटनाओं की समय पर जानकारी प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने में मदद करना है।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP के निर्माण में इंजीनियरिंग संबंधी कथित खामियों को लेकर तेलंगाना में विवाद शुरू हो गया है। KLIP तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये परियोजना पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। ये परियोजना प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम पर बनाई गई है। इस तकनीक के तहत किसी नदी या नहर के पानी को एक स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान तक ले जाने के लिए ईंधन या बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट इरिगेशन का लाभ ये होगा कि इससे भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत कम होती है और पानी की हानि भी न्यूनतम होती है। सांप का विष। नशीले या मादक ड्रग्स के रूप में सांप के विष का इस्तेमाल करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौरतलब है कि नशीले ड्रग्स का उपभोग आनंददायक अनुभूति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गांजा जैसे ड्रग्स। नशा करने वाला व्यक्ति अपने पैर या जीभ पर सांप से कटवाता है। इसमें कोबरा और इंडियन करैत जैसे सांपों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सांप के विष में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स में मनोत्तेजक गुण होते हैं। विष मानव रक्त में प्रवेश करते हुए सेरोटोनिन जैसे सक्रिय मेटाबोलाइट्स मुक्त करता है। ये मेटाबोलाइट स्वापक यानी हाइप्नोटिक और शामक यानी सिडेटिव जैसे साइकोट्रोपिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सांप के काटने से लकवा, हैमरेज, किडनी को क्षति और स्थायी दिव्यांगता हो सकती है। सांप के विष का औषधीय उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि सांप के विष का उपयोग गठिया, कैंसर और खसरा जैसी वायरल बीमारियों के लिए उपचार में किया जाता है। मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति के बिना सांप का विष निकालना और रखना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध है। लीप अहेड पहल। ये टेक स्टार्टअप्स के चयन के लिए शुरू की गई एक अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य टेक स्टार्टअप्स को उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना, उनके लिए निवेश सुनिश्चित करना और उनकी वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। लीप अहेड को वास्तव में विकास और समृद्धि के आरंभिक चरण वाले टेक स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल को संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स ऑफ इंडिया और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स और निवेशकों के समूह द्वारा शुरू किया गया है। ये स्टार्टअप्स को बाजार के लिए उपयुक्त उत्पाद बनाने और अपने ग्राहक की पहचान करने, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने, व्यापार नियमों का पालन करने और बेहतर कार्यबल को नियुक्त करने तथा धन जुटाने में सक्षम बनाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख विज्ञान और तकनीकी संगठन है। ये सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने और टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने का काम करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तंजानिया इसकी राजधानी डोडोमा है। IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी सीमा पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में युगांडा और केन्या से, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक और जाम्बिया से, पश्चिम में बुरुंडी और रवांडा से लगती है। तंजानिया का उच्चतम बिंदु है माउंट किलिमंजारो और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कांगो नदी, रुफिजी नदी और रवूमा नदी। तंजानिया की प्रमुख झीलें हैं टांगानिका झील पश्चिम में, विक्टोरिया झील उत्तर में और मलावी झील। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का कुछ हिस्सा तंजानिया से भी होकर गुजरता है। इसकी वजह से यहाँ पर तीव्र कगार और ज्वालामुखीय संरचनाएं निर्मित हो गई हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।